हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से 1 मिनट में करेंगे कल का रिवीजन क्विकली, फिर आज की करंट अफेयर तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। इसके अलावा भारत ने अंतरिक्ष में मलबा मुक्त करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 मेडल जीते हैं, जिनमें 4 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा जो हैं ये कुवैत के बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर। और लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे अमिताभ बच्चन जी। अप्रैल 2024 में विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में 2 क्रिकेटर को शामिल किया गया है, पैट कमिंस को और नेट साइबर ब्रंड को। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की वैश्विक रैंकिंग आई, जिसमें सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट को रैंक किया गया। टॉप 10 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल रहा, 10वें नंबर पर रहा। और हार्ट्सफील्ड अटलांटा पहले पर रहा। इसके अलावा बोस्टन मैराथन किसने जीती? तो सिसाई लेम्मा ने जीती है। एआई महिलाओं के लिए दुनिया की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता मिस एआई होगा और इसमें विजेताओं को $20,000 दिए जाएंगे। आरबीआई ने बीओबी बैंक के वर्ड ऐप को बैन कर दिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने डिटेल में पढ़ा था। आज आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। एमजेटी ऐप पर जाकर के आप क्विज सॉल्व कर सकते हो और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डिटेल पीडीएफ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 18 अप्रैल को। हेरिटेज, विरासत। विरासत मतलब जो अपना इतिहास रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि सब लोग अभी पैदा हुए हैं, बहुत प्राचीन समय से सब आ रहे हैं, मानव सभ्यता आ रही है। तो उन सभ्यताओं में सब कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए थे। वो सभी जो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उनमें से जो बचे रह गए हैं, उन्हें हम लोग विरासत के रूप में संजो कर रखना चाहते हैं। और उनको ना सिर्फ रखना चाहते हैं बल्कि उसके एवज में एक पर्यटन के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। ऐसे में विश्व विरासत दिवस उन सभी विरासतों को याद दिलाता है, उनके महत्व को बताता है और कैसे ये आज के टाइम पर पर्यटन का बहुत बड़ा सोर्स बन रहे हैं, जिससे फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है पर्यटन के थ्रू। तो ये सब इसकी वजह से हो रहा है, विरासत की वजह से। विरासतों को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने बाकायदे एक धरोहर की लिस्ट बना रखी है दुनिया भर में, जिनमें भारत के भी 42 ऐसे विरासत स्थल शामिल है, जिसे हम लोग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से जानते हैं, विश्व विरासत स्थलों के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर विश्व विरासत दिवस के बारे में जानिए। इसकी थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ये इस बार की थीम है, थीम याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1982 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम लोग यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल पर। दोस्तों दुनिया भर में अगर बात किया जाए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो अभी तक 1199 प्रॉपर्टीज जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट हो चुकी हैं, जिनमें से 42 जो हैं वो भारत से हैं। अच्छा, भारत में अभी लेटेस्ट की अगर बात करें कि लेटेस्ट वाला कौन सा ऐड हुआ है, तो लेटेस्ट वाले में देखिए 2023 में 2 साइट ऐड हुए हैं, जिनमें वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटका का आपका होयसला मंदिर है। होयसला मंदिरों की श्रेणियां इसमें शामिल की गई हैं। तो ये 2023 में शामिल किए गए। इसके पहले 2021 में 2 शामिल किए गए थे, जिसमें गुजरात का धौलावीरा और तेलंगाना का रामप्पा मंदिर था, रुद्रेश्वर मंदिर जिसे कहते हैं। तो इस हिसाब से 39वां, 40वां, 41वां और 42वां, ये 42 मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो भारत के हो गए हैं। ठीक है ना। सबसे पहले, अब यहाँ पूरी लिस्ट तो दिखा नहीं सकता, इसीलिए लेटेस्ट वाला दिखा रहा हूं। सबसे पहले 1983 में, 1983 में आए थे यूनेस्को वाले भारत में घूमने, और ये गए पहले आगरा। आगरा जाने के बाद ये गए, आगरा जाने के बाद कहाँ जाते हैं लोग? आगरा के ताजमहल। तो ताजमहल गए, ताजमहल देखे तो फिर इनको कोई बताया कि ताजमहल जो है ये शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, मुमताज जी की याद में। तो ताजमहल देखे हो तो वो पता है आपको, शाहजहां अपने मृत्यु के टाइम से अपने महल से झांका करते थे, वही ताजमहल। तो कहे बोले महल कहाँ है? तो कहे महल यही आगरे का किला में है, वहां आगरे के किले में चले जाओ, वही किले से वो झांका करते थे। तो गए आगरे के किले में भी। तो ये 2 आप याद रख सकते हो कि 2 मॉन्यूमेंट्स को वहां पर
शामिल कर लिया गया। फिर ये लोग आए अजंता एलोरा घूमने। अजंता और एलोरा ये है औरंगाबाद, जिसका नाम अब बदल गया है। कमेंट करके बताओ औरंगाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अभी बदला गया रिसेंट में। तो वहां गए तो वहां पर एलोरा और अजंता की गुफाओं में गए। ये 1983 की बात है, ठीक है। तो इन दोनों को भी शामिल कर लिया गया। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में किसे किसे शामिल किया गया, तो आप कहोगे किसी एक को नहीं, चार को शामिल किया गया। किसे किसे? अजंता और एलोरा की गुफाओं को, और ये आगरा का किला और आगरा का ताजमहल। ठीक है ना, याद रहेगा। याद करने के लिए मैंने कहानी बनाई है, और मेरे पापा वहां नहीं गए थे पता करने की कौन आया है, कौन क्या बता रहा है, कहाँ घूमना है। चलिए, तो फिलहाल ये प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ये अप्रैल महीने के हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की? तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने दोस्तों लॉन्च की है भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा। ये है क्या, इसको समझ लो। इसको समझाएगा नहीं कोई, इसको ध्यान से समझ लो है क्या चीजें। ये पहली मोबाइल, मोबाइल मतलब होता है चलायमान, ठीक है ना। मोबाइल आप जो यूज करते हो वो वाला मोबाइल नहीं है वो। एक्चुअली मोबाइल नाम रखा गया था चलता फिरता आपका टेलीकम्युनिकेशन के लिए, लेकिन आज मोबाइल का अर्थ पूरा दूसरा ही लोग यूज करने लगे हैं। मोबाइल का एक्चुअल मीनिंग होता है चलता फिरता, जो मूवेबल हो। तो ऐसा ये मूवेबल कैलिब्रेशन एक वाहन है जो कैलिब्रेट करेगा। किसको कैलिब्रेट करेगा? जो चिकित्सकीय उपकरण होते हैं, मेडिकल जो डिवाइसेज होते हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस के थ्रू रोगों की जांच की जाती है, रोगों के लक्षणों का पता लगाया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, बहुत प्रकार की टेस्टिंग की जाती है। तो ये उनका कैलिब्रेशन करेगा। कैलिब्रेशन क्या है सर? तो कैलिब्रेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल समझो, अगर पढ़े होगे, मापन नाम का चैप्टर पढ़े होगे, इसमें रेलवे के एग्जाम्स लगे हैं तो आप पढ़ते भी होगे। मापन में क्या होता है, कोई भी चीज को ना हम लोग एक स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट मतलब कोई एक स्टैंडर्ड मान लो, उसी से तुलना करो, तो वही हुआ कैलिब्रेशन। तो जो भी चीज मापन में होता है उसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी एक से स्टैंडर्ड मान लिए रहते हैं, उसी से कैलिब्रेट करते हैं, मैच कराते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपना कैलिब्रेशन डिवाइस लेकर जाएंगे, और ये डिवाइस ले जाकर जो इनका मानक पर आधारित होगा, स्टैंडर्ड होगा कि इतना होना चाहिए, ये जाकर के हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाएंगे, उनके डिवाइसेस को मैच कराएंगे कि देखो तुम्हारा वाला अभी तक कितना सही चल रहा है। होता है ना कि कोई डिवाइसेस, कोई इक्विपमेंट है अस्पताल में, हॉस्पिटल में कई सालों से पड़ा हुआ है, जंग लग गया है, क्या हो गया है, तो वो ठीक से नहीं काम कर रहा है, रीडिंग गलत दे रहा है। आप मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए ईसीजी कराने, वहां पर कोई और ही जी निकाल दिया आपका, ठीक है। आप यहाँ आकर के दिन पूरा 4 साल 5 साल परेशान हो कि यार मेरे हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है ना। तो क्योंकि वहां पर कैलिब्रेशन नहीं हुआ था, वो पुरानी पुरानी मशीनें थी। तो ऐसे में ये जा जा करके उनको स्टैंडर्ड से मैच कराएगा, कैलिब्रेट करेगा। तो इससे सही प्रकार से डायग्नोसिस वगैरह हो पाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं ये। चलिए, तो ये स्वास्थ्य सटीकता की देखभाल के चीजों को करेगी, और खास करके भैया यूपी में चले आना, यूपी बिहार में अस्पताल वगैरह में डिवाइसेस बहुत पुराने पुराने पड़े हुए हैं, इनको करने की जरूरत है। तो ये फिलहाल 44-45 प्रकार के ऐसे जीवन रक्षक उपकरणों को कैलिब्रेट करने की क्षमता रखते हैं, लेकर के ये बस में घूमेंगे। यहाँ पर देखो आईआईटी संस्थान ये जो है, जो विभिन्न चर्चे में रहे हैं पिछले दिनों में, उनका रिवीजन करते हैं। आईआईटी जोधपुर ने अभी रोगों की ट्रैकिंग के लिए एक नैनो सेंसर बनाया था, ये भी ध्यान रखना। आईआईटी बॉम्बे ने कैंसर के उपचार के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी कार्टी सेल लॉन्च किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया में पहली कार्टी सेल थेरेपी, एक नई प्रकार की थेरेपी है कैंसर के उपचार के लिए। देख रहे हो आईआईटी वाले कितना ज्यादा हेल्प करते हैं, है ना। आईआईटी मद्रास ने क्या किया, अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया। आईआईटी जम्मू ने भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी वॉइस बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला 155 मिलीमीटर का स्मार्ट बारूद, मतलब रक्षा से लेकर डिफेंस से लेकर के समझो मेडिकल तक, टेक्नोलॉजी तक, सब में आईआईटी के जो इंजीनियर्स हैं वो अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। अगला, वर्ष 2024 के मैगजीन में, टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? एक्चुअली में होना था किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया। तो देखो भारतीय अभिनेत्री कौन है जो शामिल की गई हैं? आप कहोगे आलिया भट्ट, ठीक है ना, आपकी अल्लू। तो आलिया भट्ट जो है दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली टाइम मैगजीन की लिस्ट में शामिल हुई हैं, अभी जो टाइम मैगजीन ने जारी किया है। तो आपको अगर याद हो तो ये सऊदी अरब का भी जो जॉय अवार्ड दिया गया था ना, उसमें भी ये जॉय अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अभिनेत्री, ठीक है। फिलहाल टाइम मैगजीन पर आ जाते हैं। इसने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें आलिया भट्ट,
देव पटेल, ये भारतीयों की बात कर रहे हैं, देव पटेल, आलिया भट्ट, दुआ लिपा, साक्षी मलिक, ये नाम सबसे ज्यादा चर्चे में रहा, भारतीय पहलवान साक्षी मलिक, जो अभी कुछ दिन पहले एक जो पहलवानों के द्वारा उत्पीड़न हो रहे थे, महिला उत्पीड़न, उस पर आवाज उठाई थी, इस वजह से चर्चे में थी। तो इनको, अजय बंगा को, जिगर शाह को, आसमा खां को, प्रियमवदा नटराजन, ये सभी शख्सियतों को शामिल किया गया। ये सभी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में शामिल हुए हैं टाइम मैगजीन की, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, और बाकी ये जो आलिया भट्ट है ये फिल्म फेयर वगैरह जीतती रहती हैं, अवार्ड्स के मामले में तो ये नंबर 1 पर रहती हैं भाई। हाल ही में कहां पर भारत की पहली हाइब्रिड पिच की स्थापना की गई? ये बात हो रही है यहाँ पर क्रिकेट की। तो क्रिकेट की भारत की पहली हाइब्रिड पिच की स्थापना ये धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में की गई है। भारत में पहली बार हो रहा है जब हाइब्रिड पिच जो है ये बनाई गई है, बनाई जा रही है, एक्चुअल में अभी पूरी तरीके से ये बन नहीं पाई है, लेकिन बन रही है। जो हाइब्रिड पिच होगी ना, इसकी खास बात क्या होती है? देखो, हाइब्रिड पिच मतलब कि समझ लो एक प्रकार से आर्टिफिशियल पिच। इसमें जो घास होगी ना वो प्लास्टिक की होगी, और वो एक निश्चित ऊंचाई की होगी, और उस प्रकार से होगी कि मतलब उस पर अच्छे प्रकार से गेंद उछल भी सकेगी, उसी हिसाब से बनाया जा रहा है, और ना घास घिसेगी, ना उसको दोबारा उत्पन्न करना होगा। मतलब पिच को तैयार करने में ना बहुत मेहनत लगती है, जो पिच के क्यूरेटर वगैरह होते हैं उनकी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इसी वजह से बच पाएगी वो मेहनत, या कहो उनकी जॉब जा जाएगी, चली जाएगी एक बार अगर ये आ गई तो। फिलहाल सिलाई हुई पिचें होती हैं, और वो सिलाई हुई पिचें जो होती है प्लास्टिक के फाइबर की, ये होंगी। आईसीसी के द्वारा मान्यता मिल चुकी है इसको, बीसीसीआई के द्वारा मान्यता मिल चुकी है टी20 और 50 ओवर के लिए। कई जो विदेशों में कई सारे स्टेडियम है उसमें ये ऑलरेडी यूज की जा रही है, भारत में ये पहली बार यूज किया जा रहा है, वो भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है जी, समझ में आ गई। अच्छा, अब स्टेडियम की बात आई गई है, तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? आप कहोगे अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम। हॉकी स्टेडियम सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहोगे उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहां पर? राउरकेला में। क्या नाम है? तो आप कहोगे बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ठीक है ना। अगला, ये देखो हिमाचल प्रदेश से कुछ प्रमुख क्वेश्चंस जो आए हैं चर्चे में रिसेंटली। मिशन 414 अभियान इन्होंने शुरू किया। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू किया इन्होंने, जिसके तहत ये 1500 रुपए महीना देते हैं महिलाओं को। 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में ये शीर्ष पर रहा। सरकार गांव के द्वार पहल शुरू की। माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया। हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा इन्होंने दिया। ये हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की न्यूज थे। हिमाचल प्रदेश अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो यहां पर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला और शिमला होती है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से सीएम है। गवर्नर यहाँ पर है शिव प्रताप शुक्ला जी। यहाँ पर दोस्तों खजियार झील है, परासर है, रेणुका झील है, चंद्रताल, सूरजताल, ये प्रमुख झीलें हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। कालीछो दर्रा, कुगती दर्रा है। इसके अलावा यहाँ पर रोहतांग, सिपकिला और बाड़ालाचा, 3 और दर्रे हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, यहाँ नहीं लिखा गया है। रोहतांग, सिपकिला और बाड़ालाचा, ये 3 दर्रे यहाँ पर है। कालीछो दर्रा, कुगती दर्रा हो गया। नाटी, कथड़ी, गुगटी, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक जस्ट ए मशीनरी इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जस्ट ए मर्सनरी जो है ये पुस्तक दुद्दुवरी सुब्बा राव, या जिनको हम लोग डी सुब्बा राव के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। डी सुब्बा राव दोस्तों ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। काफी बढ़िया मुस्कुराते हैं ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जस्ट ए मर्सनरी। ये पुस्तक आते ही तहलका मचा दी है पॉलिटिक्स में। इसमें इन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहे हैं कि इनके टाइम पर जब ये आरबीआई के गवर्नर थे तो उस टाइम पर वित्त मंत्रालय के द्वारा, खास करके प्रणब मुखर्जी जी और जो वित्त सचिव थे पी चिदम्बरम जी, इनके द्वारा आरबीआई पर ब्याज दरों को नरम करने और साथ ही साथ आर्थिक विकास की अधिक आशावादी तस्वीर पेश करने के लिए प्रेशर डाला जाता था। तो ये इन्होंने कहा हुआ है इस पुस्तक में, और ये पुस्तक चर्चे में है। जब चर्चे में है तो फिर पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। जस्ट ए मशीनरी नाम का पुस्तक है, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर, ये पूरा नाम है। अच्छा, आरबीआई के जो गवर्नर है वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है कौन? शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। 24वें नंबर के कौन थे? उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल के टाइम पर नोटबंदी हुई थी, ध्यान रखना, नोटबंदी उनके टाइम पर हुई थी, और 2000 रुपए की बंदी जो है ये इनके टाइम हुई। अच्छा जी, इसके अलावा
इनसे पहले कौन थे 23वें नंबर के? तो रघुराम राजन थे। पिछले 3 तो याद ही रहना हो। आप मुझे कमेंट करके बताओ ये सुब्बा राव जी किस नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के? आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, आप लोग से जबरदस्ती अब कमेंट करवाएंगे। चलो कमेंट करके बताओ। ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो पिछले दिनों में चर्चे में आई थी, जैसे नाइफ। नाइफ नाम की पुस्तक जो है इसको सलमान रुश्दी ने लिखी। ये इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। नाइफ नाम की ही पुस्तक जो है सलमान रुश्दी ने लिखी है, इसको ध्यान रखना। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने लिखा है। आई कैन कोच, सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। फ्रॉम कार्ट सेट टू द कॉर्नर, ये एस रमन ने लिखा। द कॉन्स्पिरेसी, ये गोटाबाया राजपक्षे ने लिखा। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पी एस श्रीधरन पिल्लई ने लिखा। तो ये सभी पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला कुछ एक हमारी पुस्तकें भी आई हुई हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर 2023-24 का अगर आप लेना चाहते हो, 2024 में आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो मई जून जुलाई में, उसके लिए ये पुस्तक से क्वेश्चन बनना तय है। ये मत चक्कर में रहना कि लास्ट के 2-4 महीने के पूछे जाते हैं, नहीं समझे। रेलवे के अगर पेपर देने जा रहे हो तो 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ करके जाना, तभी स्कोर करके आओगे। नहीं तो आप अगर मान लो 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, तो उसमें से 2-3 ही बना करके आ पाओगे। तो ये पुस्तक ये ऑफलाइन आप ले सकते हो, ये अमेजन पर अवेलेबल है, इसको आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा अपनी जो ई बुक फॉर्मेट में आई है, ये तो ऑफलाइन पुस्तक है, ये हार्ड कॉपी में है, आपके घर तक जाएगी। लेकिन जो 3 महीने की ई बुक फॉर्मेट में आई हुई है, अगर इसको आप लेना चाहते हो तो इसको आप ले सकते हो। ये आपको व्हाट्सएप के थ्रू फिलहाल के लिए मिलेगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको वहां पर पेमेंट का मेथड बताया जाएगा, आप वहां से ले सकते हो। क्योंकि अभी एप्लीकेशन में अभी पेमेंट गेटवे का कुछ कंफर्म हो नहीं पाया है, अभी अपडेट चल रहा है, वेरिफिकेशन मोड में है। रेजर पे वाले बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि पेटीएम बंद हो गया, जान ही रहे हो, तो उससे अपना भी नुकसान हुआ, सब कुछ रुका पड़ा हुआ है। तो वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में है, जैसे ही वो कुछ होता है तो वहां पर मैं बताऊंगा, तब तक आप व्हाट्सएप के जरिए ले सकते हो। अगला, केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम यानी जीसीपी के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो केंद्र सरकार का है, इसके मामले में टॉप राज्य है मध्य प्रदेश। यानी इस इसके कार्यक्रम को सबसे बेहतरीन ढंग से ये अपने राज्य में प्लांटेशन किया हुआ है। ये बेसिकली ट्री प्लांटेशन के तहत ये सरकार के द्वारा शुरू किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो 10 राज्यों में वृक्षारोपण की सुविधा के लिए शुरू किया गया था। इन 10 राज्यों में टॉप पर मध्य प्रदेश है, जिसमें दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर गुजरात और पांचवें पर असम है। अगर इन 10 राज्यों की बात करें तो 4,980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाली वृक्षारोपण करना था। तो सबसे बेहतरीन वृक्षारोपण करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश के कुछ और क्वेश्चंस रहे जो पिछले दिनों में आए थे, इनका आप रिवीजन कीजिए। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया, उज्जैन में किया गया है, और ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है विश्व की पहली वैदिक घड़ी। बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। खजुराहो नृत्य महोत्सव का 50वां संस्करण हुआ। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट ये प्रसादम, इसका उद्घाटन किया गया। प्रसादम याद रखना। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली है। ग्वालियर 99वां तानसेन समारोह बना। राज्य के सभी स्कूलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश का ही इंदौर एक बार फिर से स्वच्छ शहर बन करके आया, लेकिन इस बार वो सूरत को भी अपने साथ लाया। सूरत जो है गुजरात का है, तो गुजरात का सूरत शहर और इंदौर, ये दोनों ही इस बार सबसे स्वच्छ शहर हैं। अगला, मध्य प्रदेश के बारे में अगर देखना चाहो तो यहाँ पर बीच में मध्य प्रदेश है, भोपाल राजधानी। डॉक्टर मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम याद रखना, बीजेपी पार्टी से हैं, और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर दोस्तों भोजताल, साखे सागर ये प्रमुख झील है। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क, वन बिहार नेशनल पार्क, 12 नेशनल पार्क यहाँ पर याद रखना, कान्हा किसली, पेंच, पन्ना, ये सब यहीं पर है। ठीक है, अगला, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन में मंत्रालय के सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव बन गए हैं दोस्तों सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग जो हैं ये आईएएस अधिकारी हैं, 1991 बैच के, ओडिशा कैडर के। तो देखो, जो आप सुनते हो ना, आप अक्सर सुनते होगे 1989 बैच, 1990 बैच, 91 बैच, 92 बैच, ये सब वाले सुनते होगे हमेशा जब सचिव या सलाहकार या राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो एक्चुअली में जब कोई आईएएस 30 से 40 साल का अपना सेवा दे चुका होता है ना,
उसके बाद उसको प्रमोट करते हुए सचिव, सलाहकार या समझो फॉरेन अफेयर में राजदूत वगैरह नियुक्त किया जाता है। तो ये आईएएस लोगों के ना चाचा होते हैं, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस जो होते हैं 20-30 साल के, उनको इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। फिलहाल जाकर के गुलामी करनी पड़ती है मंत्रियों की, ये बड़ा बुरा लगता है, लेकिन सिस्टम है भाई, सिस्टम। तो फिलहाल इनको जो है अभी नियुक्त किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के। प्रमुख नियुक्तियां जो हुई हैं इनको तो मैं कल बताया था, तो इसलिए आज आगे बढ़ेंगे। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला, यूएनएफपीए रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो अभी हाल ही में यूएनएफपीए ने एक रिपोर्ट जारी करके सबको चौंका दिया है कि अगले 77 वर्षों में भारत की जो जनसंख्या है जस्ट डबल हो जाएगी। मतलब अभी के टाइम पर हम लोग आज यानी कि अप्रैल 2024 में 1.44 बिलियन की आबादी पर हैं। पिछली साल जब इन्होंने अप्रैल में बताया था जारी करके तो 1.42 बिलियन था। इस बार 0.02 बिलियन और बढ़ गई है आबादी। तो 1.44 बिलियन की आबादी के साथ हम लोग टॉप पर हैं और अगले 77 वर्षों में ये हो जाएगा डबल, यानी 2.88 बिलियन हो जाएगा। बिलियन मतलब समझ रहे हो ना, अरब की आबादी, ठीक है। तो इतनी हो जाएगी भारत की आबादी टोटल। ये यूएनएफपीए की रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट को हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इसमें बताया गया है इंडिया की पॉपुलेशन अब आज के टाइम 144 करोड़ हो चुकी है, 1.44 अरब। 24% इन 0 से 14 एज जो है ये बढ़ी हुई है, 24% देखने को, जिसमें से 24% 0 से 14 एज की बच्चों की है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट इन्होंने जारी की हुई है। यूएनएफपीए का मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसमें चीन जो है वो 142.5 करोड़ की आबादी के साथ दूसरे पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है, पिछली बार जब मैंने अप्रैल 2023 में ये क्वेश्चन बताया था तो मुझे याद है कि वहां पर मैंने बताया था कि 142.89 इतना करोड़ आबादी थी भारत की, और इनकी 142.53 करोड़, कुछ 5-3 या 6 करोड़ के आसपास में था, 5-3 या 5-6 करोड़ था। देख रहे हो, इनका बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है। चाइना की आबादी इतना होने के बावजूद बढ़ नहीं रही, और वहीं इंडिया को देखो कितना हो गया, 2 करोड़ आबादी बढ़ गई। तो ये बड़ी एक चिंता का विषय है फिलहाल के लिए। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा, ये आपसे पूछा जाएगा, सिविल सर्विसेज एग्जाम वालों से ये पूछा जाएगा। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 71 वर्ष है भारत में। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है, यानी कि मिनिमम कितना ऑन एन एवरेज जी रहे हैं। अगला, किस देश ने विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया? मेनिनजाइटिस वैक्सीन ये लॉन्च किया है दोस्तों अभी नाइजीरिया ने। मेनिनजाइटिस बेसिकली एक रोग है, उसकी ये वैक्सीन लॉन्च की गई है। ये नाइजीरिया वगैरह या अफ्रीकी देश बहुत सारे इस प्रकार के मतलब कि अजीब अजीब टाइप की बीमारियों से अभी भी ग्रसित है, और बहुत जानलेवा बीमारियां भी वहां पे होती हैं, क्योंकि जंगल भी बहुत पाए जाते हैं, तो उनसे बहुत अलग टाइप के जीवाणु कीटाणु वगैरह आते ही हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरस भी आते हैं। तो यहाँ पर मेनिनजाइटिस जो है वो फैला हुआ है, तो उससे बचाव के लिए इन्होंने मेन 5 टीका पेश किया है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सभी प्रकार के मेनिनजाइटिस से लड़ता है, ठीक है। तो ये नाइजीरियन लॉन्च किया है, और ये विश्व का पहला है, दुनिया का पहला है, ठीक है। ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर हम लोग बात करें नाइजीरिया की, नाइजीरिया है कहाँ पर, तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, लेकिन भारत है एशिया में, हम लोग को आना है अफ्रीका में। अफ्रीका आपको दिख जाएगा बगल में, और अफ्रीका में अगर आप इधर आओगे वेस्ट साइड में तो यहाँ पर एक देश मिलेगा नाइजीरिया। ध्यान रहे, यहाँ पर नाइजर भी कंट्री है, नाइजीरिया है। यहाँ पर आपको डीआरसी दिखेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और यहाँ पर आपको कांगो भी दिखेगा। तो यहाँ पर नाम जो है काफी मिलते जुलते हैं, इसके लिए आपको वो नहीं होना है। तो यहाँ नाइजीरिया है नीचे वाला, जिसकी राजधानी क्या होती है? अबूजा, ठीक है ना। और इसकी मुद्रा क्या होती है? इसकी करेंसी होती है नायरा। नायरा इसकी करेंसी पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रेसिडेंट है बोला टिनुबू, बोला टिनुबू। अगला, हाल ही में किस संस्थान ने श्री राम लला का सूर्य तिलक किया? किस संस्थान के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया था पूरा अयोध्या में श्री राम लला का सूर्य तिलक का? आपने देखा, बहुत ही मनोरम दृश्य आया। तो दोस्तों, भगवान श्री राम लला का सूर्य तिलक किया है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से प्रोसेस रहा। विज्ञान का, साइंस का एक अद्भुत यहाँ पर नमूना पेश किया गया
क्योंकि रामनवमी होती है और रामनवमी भगवान रामलला का दिन होता है। तो इस अवसर पर कुछ इस प्रकार से अयोध्या के श्री राम मंदिर में फिटिंग की गई थी व्यवस्था, जिससे सूर्य का जो सूर्य की रोशनी है वो भगवान श्री राम के बिल्कुल ललाट पर, मस्तक पर पड़े। किस प्रकार से पड़ा वो, उसको देखिए। यहाँ पर एक लगाया गया था रिफ्लेक्टर। इस रिफ्लेक्टर पर जो छत पर होगा प्रोबेबली, वहां से सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी और वो रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पर देखिए एम लगाया गया था मिरर, एम फॉर मिरर, एल फॉर लेंस। एक मिरर लगाया गया, मिरर के थ्रू यहाँ पर नली में या कहें कि पाइप के थ्रू यहाँ गुजारी गई वो किरणें। 3 लेंस लगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ एक M3 लगा, यानी कि यहाँ एक और दर्पण लगा। फिर उसके बाद आते आते यहाँ L4 लगा, ये भी एक लेंस लगा। फिर M4 लगा, यहाँ पर मिरर लगा, और उसके बाद वो सीधा निशाना लगते हुए ऐसे भगवान राम लला के मस्तक पर वो रोशनी पड़ी। ये 4 मिनट तक ऐसा हुआ, 4 मिनट तक, और पूरी दुनिया में लोगों ने, राम भक्तों ने इसे देखा। 4 दर्पण और 4 लेंस वाला ये डिजाइन था। 17 अप्रैल को सूर्य तिलक के लिए किया गया है। तो चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर ये दोपहर 12 बजे हुआ, माथे पर सूर्य तिलक किया गया, ठीक है ना। इस डिवाइस को बनाया किसने था? ऑप्टिक्स बेंगलुरु के द्वारा निर्माण किया गया था। तारा भौतिकी संस्थान ने इसे बनाया था। अब देखो एक चीज और, भगवान राम पर देखो, यहाँ पर राम मंदिर पर मैंने 25 क्वेश्चन का एक वीडियो दिया हुआ है, टॉप 25 क्वेश्चंस का। इसकी वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो ये टॉप 25 क्वेश्चंस आप यहाँ पर मैं दे दूंगा लिंक आपको, आप कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा कल मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर देख लीजिए। इजराइल का इनमें से कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है? तो इग्ला एस जो है ये इजराइल का नहीं है, ये है रसिया का, और इसको भारत ने खरीदा हुआ है। भारत ने इसको खरीदा हुआ है, यानी भारत के पास है। बाकी ये तीनों जो हैं ये इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम है। अयोध्या राम मंदिर वास्तुकला की किस शैली में बनाया गया है? तो नागर शैली में बनाया गया है ये। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है प्रसिद्ध लता मंगेशकर पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, सबसे पहली बार किसे दिया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना स्वर्ण जीता है? इनमें से आप कमेंट करके बता दीजिए, कुल कितना गोल्ड जीता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और हाँ, अपनी जो पुस्तक है, इस लोको पायलट वाली भी बुक अवेलेबल है, इसको भी अगर ऑर्डर करना चाहो तो ये भी ऑफलाइन बुक है, ऑर्डर कर सकते हो। मेरे द्वारा डिजाइन की गई 10 प्रैक्टिस सेट और 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।